साथियों, आप सभी का बीएनजाई प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। यहाँ पर हम लोग डेली करंट अफेयर के अंतर्गत 3 दिसंबर 2020 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर को देखेंगे। तो इसको प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे नोटा के बारे में। तो हुआ क्या है कि अभी एक याचिका दायर की गई थी जिसमें कहा गया कि नोटा के पक्ष में यदि अधिकतम मतदान होता है तो चुनाव निरस्त करके पुनः से चुनाव कराया जाना चाहिए। तो यह जो नोटा से संबंधित जो टॉपिक है आपका, यह आपके जीएस के प्रश्न पत्र नंबर 2 के तहत जो जनप्रतिनिधित्व अधिनियम की जो मुख्य विशेषता है उसके अंतर्गत कवर हो जाएगा। तो संदर्भ यही है कि हाल ही में एक वकील के द्वारा सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई जिसमें कहा गया कि किसी निर्वाचन क्षेत्र में नोटा, जिसका फुल फॉर्म जो होता है वो क्या होता है, नन ऑफ द एबव ऑप्शन, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो नोटा का फुल फॉर्म याद रखिएगा। तो नोटा के पक्ष में यदि अधिक मतदान होता है तो चुनाव को कैंसिल करा करके पुनः चुनाव को कराए जाने का दिशा निर्देश जारी करने की मांग की गई है इस याचिका में। अब थोड़ा सा नोटा के बारे में बात कर लें। तो नोटा बेसिकली क्या होता है कि नन ऑफ द एबव ऑप्शन, मतलब कि हम इसमें से किसी को स्वीकार नहीं कर रहे हैं, एक प्रकार से अस्वीकार करने का अधिकार। तो चुनाव में अस्वीकार करने का अधिकार जो भारत में आता है उसके बारे में थोड़ा सा बैकग्राउंड देखें। तो अस्वीकार करने का अधिकार या राइट टू रिजेक्ट को पहली बार वर्ष 1999 में विधि आयोग द्वारा, जो लॉ कमीशन होता है, उसके द्वारा प्रस्तावित किया गया था। इसी तरह आगे चल करके चुनाव आयोग ने पहली बार वर्ष 2001 में जेम्स लिंगदोह के अध्यक्षता में कमेटी बनाई गई थी। जेम्स लिंगदोह जो थे उस समय के तत्कालीन मुख्य निर्वाचन आयुक्त थे। तो इनके तहत भी जो कमेटी बनी थी इसमें भी राइट टू रिजेक्ट का समर्थन किया गया। और इसके पश्चात वर्ष 2004 में टी कृष्णमूर्ति, जो कि 2004 में आपके मुख्य निर्वाचन आयुक्त थे, इनके द्वारा प्रस्तावित चुनावी सुधारों में भी इसका समर्थन किया गया था, राइट टू रिजेक्ट का। इसके अलावा आगे चल करके वर्ष 2010 में कानून मंत्रालय द्वारा तैयार किए गए चुनावी सुधारों पर आवश्यक पत्र में एक प्रस्ताव लाया गया था, या एक प्रस्ताव किया गया था कि एक निश्चित प्रतिशत सीमा से अधिक यदि नकारात्मक वोट पड़ते हैं, मतदान होते हैं, तो चुनाव परिणाम को शून्य घोषित करके नए चुनाव आयोजित कराए जाने चाहिए। अब जो नोटा का कॉन्सेप्ट वर्तमान में है, ये कब से आता है? तो चुनाव में नोटा के उपयोग की बात कर लेते हैं। तो उच्चतम न्यायालय द्वारा वर्ष 2013 में लोकसभा और विधानसभा चुनाव के लिए नोटा का विकल्प निर्धारित किया गया था। तो विधानसभा और लोकसभा में नोटा कब से प्रयोग हो रहा है? 2013 से। फिर अगले वर्ष 2014 में निर्वाचन आयोग के द्वारा राज्यसभा चुनाव में नोटा का विकल्प को लागू किया गया था। तो राज्यसभा में बाद में आता है। इस प्रकार से भारत जो है नकारात्मक मतदान, या कहें तो जो अस्वीकार करने का मतदान था, या राइट टू रिजेक्ट का अधिकार, या जो नोटा वाला कॉन्सेप्ट है, इसकी शुरुआत करने वाला विश्व का 14वां देश बन गया। तथा यहाँ पर यह भी ध्यान रखिएगा, ऐसा नहीं है कि नोटा के पहले इस प्रकार का अधिकार जो भारत के नागरिकों को नहीं था। तब भी आप नकारात्मक मतदान कर सकते थे, पर उसके लिए नकारात्मक मतदान करने के लिए मतदाता को मतदान केंद्र पर जो पीठासीन अधिकारी होता है, जिसे प्रिसीडिंग अफसर कहते हैं, इसको सूचित करना पड़ता था। परंतु जब से ये नोटा का कॉन्सेप्ट लागू हुआ है, इसमें आपको मतदान के लिए या नोटा का बटन दबाने के लिए पीठासीन अधिकारी की आवश्यकता नहीं होती है, इनको सूचित करने की आवश्यकता नहीं होती है। आगे चलते हैं। अगला है इंडियन पिकॉक सॉफ्ट सेल कछुए के बारे में, इंडियन पिकॉक सॉफ्ट सेल टर्टल के बारे में। तो यह, इसके बारे में पहले बात कर लेते हैं, फिर देखते हैं क्या चर्चा में क्यों था। तो यह भारत, नेपाल और बांग्लादेश में पाई जाने वाली एक स्थानिक प्रजाति, मतलब ये यहीं पर पाई जाती है, भारत, नेपाल और बांग्लादेश में। और यह मुख्यतः नदी व जो जोहड़ होते हैं, पानी के जो जलाशय होते हैं, इसमें ये पाए जाते हैं। इसका आप चित्र यहाँ पर देख सकते हैं, इंडियन पिकॉक सॉफ्ट सेल टर्टल का कुछ इस प्रकार से यह दिखाई पड़ता है। तथा ये प्रायः क्या होते हैं? सर्वाहारी होते हैं। सर्वाहारी तो होते हैं मुख्यतः ये मांसाहारी ही होते हैं, और ये निशाचर होते हैं, अर्थात रात में निकलते हैं। यदि इनके कंजर्वेशन की सिचुएशन को देखें तो इन्हें आईयूसीएन की जो रेड लिस्ट होती है उसमें सुभेद्य श्रेणी में, या इंग्लिश में कहें तो वल्नरेबल कैटेगरी में सूचीबद्ध किया गया है। और जो संरक्षण से संबंधित जो साइट्स है उसके अपेंडिक्स 1 या जो परसिस्ट 1 है उसके तहत सूचीबद्ध किया गया है। तो अपेंडिक्स 1 में होने का मतलब कि इनका व्यापार नहीं किया जा सकता है। इसके अलावा तीसरा है जो भारत के संदर्भ में भारतीय वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 के अनुसूची 1 के तहत संरक्षित है। एक में आपके जैसे शेर इत्यादि हैं,
जिनको मारने पे आपको जेल हो सकती है, उसके तहत इसमें इसको संरक्षित किया गया है। अब चर्चा में क्यों था ये? तो अभी हाल ही में असम के सिलचर में मछली बाजार से इस पिकॉक सॉफ्ट सेल कछुए को बचाया गया है। इसी वजह से चर्चा में था, इसलिए हमने यहाँ पे इसके बारे में जाना। अगला है विश्व एड्स दिवस के बारे में। तो जो विश्व एड्स दिवस है, ये प्रत्येक वर्ष 1 दिसंबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 1 दिसंबर को। और इसकी शुरुआत जो है वर्ष 1988 में विश्व स्वास्थ्य संगठन था WHO के द्वारा की गई थी। और यह जो एड्स या जो HIV होता है, इसका फुल फॉर्म क्या होता है? एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम या एड्स के बारे में जन जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से ये जो 1988 में था, पहला वैश्विक स्वास्थ्य दिवस था। यदि इस बार की थीम की बात करें 2020 में इसकी थीम क्या है विश्व एड्स दिवस की? तो वैश्विक एकजुटता, लोचशील अर्थात फ्लेक्सिबिलिटी, HIV सेवाएं। तो थीम याद रखिएगा। आगे चलते हैं BSF बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स की स्थापना दिवस के बारे में। तो 1 दिसंबर को एड्स दिवस भी होता है, 1 दिसंबर को ये BSF की स्थापना दिवस भी मनाया जाता है। तो 1 दिसंबर 2020 को नई दिल्ली में सीमा सुरक्षा बल बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के 56वें स्थापना दिवस कार्यक्रम का आयोजन किया गया। अब इसको बात कर लेते हैं कि इसकी स्थापना कब होती है। तो भारत पाकिस्तान का जब युद्ध होता है 1965 में, उसके बाद भारतीय सीमाओं की रक्षा करने के उद्देश्य से या उसके मद्देनज़र 1965 में सीमा सुरक्षा बल बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स की स्थापना की गई थी। और याद रखिएगा, सीमा सुरक्षा बल या जो BSF है, ये आर्मी नहीं कहलाती है, ठीक है? तो ये रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत नहीं आती, यह गृह मंत्रालय के अंतर्गत आती है। तो गृह मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण के तहत भारत के जो 5 केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल हैं, जिन्हें शॉर्ट में CAPF कहते हैं, CAPF कहते हैं, इसमें से एक है। अब ये 5 कौन से? एक तो आपका BSF है, इसके अलावा जो 4 कौन से उनके भी नाम याद रखिएगा। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल CRPF, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल CISF, भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल, सीमा पुलिस ITBP और सशस्त्र सीमा बल SSB। तो ये है। इसके अलावा याद रखिएगा, जो BSF है, इसके जो रक्षाकर्मी होते हैं पाकिस्तान और बांग्लादेश की सीमा पर तैनात किए जाते हैं। जबकि जो भारत तिब्बत सीमा पुलिस है ITBP, ये आपका चीन बॉर्डर और की तरफ इनको लगाया जाता है। आगे बात कर लेते हैं हिमालयन चंद्र टेलीस्कोप के बारे में। तो इस टेलीस्कोप को जो है लद्दाख में भारतीय खगोलीय वेधशाला के भीतर स्थापित किया गया। तो याद रखिए कहाँ पर स्थापित है? तो लद्दाख में। और यह 2 मीटर व्यास का ऑप्टिकल इंफ्रारेड टेलीस्कोप है। इस टेलीस्कोप का उपयोग जो है अतिरिक्त सौर मंडलीय ग्रहों का, जो सौर मंडलीय ग्रह उसके अतिरिक्त जो सौर मंडलीय ग्रह हैं उनका अवलोकन करने के लिए किया जाता है। और यह हमारे सौर मंडल में घूमने वाले जो धूमकेतु होते हैं, कॉमेट होते हैं, और जो क्षुद्रग्रह या एस्ट्रॉयड होते हैं, उनकी भी खोज करता है। इसके अलावा इसे भारतीय खगोल भौतिकी संस्थान, जो कि बेंगलोर में स्थित है, इसके द्वारा संचालित किया जाता है। सुदूर संचालित मतलब रिमोट सेंसिंग माध्यम से वो संचालित किया जाता है, रिमोटली संचालित किया जाता है। और इसे अनुसंधान तथा विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी शिक्षा केंद्र CREST से प्राप्त एक समर्पित उपग्रह संचार लिंक का उपयोग करके संचालित किया जाता है। चर्चा में क्यों है? चर्चा में यह इसलिए है क्योंकि यह टेलीस्कोप जो है अभी हाल ही में अपना 20वां जन्मदिवस मना रहा था, मतलब इसको कार्य करते हुए 20 साल हो गए। आगे बात कर लेते हैं रक्षा अधिग्रहण परिषद के बारे में, डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल के बारे में। तो याद रखिएगा, यदि पूछा जाए कि रक्षा अधिग्रहण परिषद की अध्यक्षता कौन करता है, प्रधानमंत्री करते हैं या रक्षा मंत्री, तो इन दोनों में कंफ्यूज मत होइएगा। इसकी अध्यक्षता रक्षा मंत्री के द्वारा की जाती है। इसका कार्य क्या होता है? तो रक्षा अधिग्रहण परिषद का जो कार्य है ये दीर्घकालिक खरीद योजनाओं, तो यहाँ ध्यान रखिएगा आपका स्टेटमेंट में दीर्घकालिक या लघुकालिक लिख सकता है, तो याद रखिएगा दीर्घकालिक खरीद परियोजनाओं के लिए कार्य करती है। तो दीर्घकालिक खरीद परियोजनाओं के आधार पर अधिग्रहण एक्विजिशन के लिए नीतिगत दिशा निर्देश जारी करने के लिए ये रिस्पॉन्सिबल है। और यह सभी अधिग्रहणों जो एक्विजिशन है उनको अनुमति देने का कार्य करती है, जिसमें आयातित और स्वदेशी रूप से या विदेशी लाइसेंस के तहत उत्पादित दोनों प्रकार के, चाहे आयातित हो या भारत में ही निर्मित किया जा रहा हो या विदेशी लाइसेंस के माध्यम से भारत में उत्पादित किया जा रहा हो, ये दोनों प्रकार के अधिग्रहण या एक्विजिशन को इसमें शामिल किया गया है। या इनसे संबंधित दोनों प्रकार के जो अधिग्रहण होते हैं उसमें जो अनुमति देने का कार्य होता है ये इसी के द्वारा दिया जाता है।
इसकी स्थापना कब हुई थी? तो कारगिल युद्ध जो कि 1999 में लड़ा गया था, इसके पश्चात राष्ट्रीय सुरक्षा प्रणाली में सुधार पर मंत्रियों के एक समूह की सिफारिश के पश्चात 2001 में इसका गठन किया गया था। तो याद रखिएगा, रक्षा अधिग्रहण परिषद की स्थापना कब की गई थी? 2001 में, कारगिल युद्ध के बाद। और इसकी अध्यक्षता कौन करते हैं? रक्षा मंत्री करते हैं। आगे बात कर लेते हैं अल्ट्रा वायलेट इमेजिंग टेलीस्कोप के बारे में, जिसे शॉर्ट में हम लोग UVIT कहते हैं। तो यह जो UVIT अर्थात अल्ट्रा वायलेट इमेजिंग टेलीस्कोप है, यह एक उल्लेखनीय 3 in 1 मतलब एक में तीन ये कार्य करता है। तो 3 in 1 इमेजिंग टेलीस्कोप है जो एक साथ विजुअल अर्थात दृश्यमान, निकट पराबैंगनी और दूर पराबैंगनी, ठीक है, नियर पराबैंगनी और फार पराबैंगनी अल्ट्रावायलेट स्पेक्ट्रम का अवलोकन करता है। तो यही है 3 in 1। और यह भारत के प्रथम बहुतरंगदैर्ध्य मतलब मल्टी वेवलेंथ खगोलीय वेधशाला या ऑब्जर्वेटरी, जिसका नाम एस्ट्रोसैट है, इसके 5 पेलोडों में से एक है। तो याद रखिएगा, भारत का पहला बहुतरंगदैर्ध्य खगोलीय वेधशाला का नाम क्या है? एस्ट्रोसैट है। और इसकी बेहतर स्थानिक रेजोल्यूशन क्षमता ने खगोलविदों को आकाश गंगाओं में तारा निर्माण की जांच करने के साथ साथ जो स्टार क्लस्टर्स होते हैं, तारों का समूह होता है, उसके कोर के समाधान, उसके मतलब कोर को ढूंढने में भी ये सक्षम बनाता है। और यहाँ ध्यान रखिएगा, नासा का जो इससे संबंधित जो पिछला मिशन था, जिसका नाम गैलेक्स था, यह गैलेक्स से 3 गुना बेहतर है इसके रेजोल्यूशन जो क्षमता है। तथा यह जो UVIT है अल्ट्रावायलेट इमेजिंग टेलीस्कोप, इसने हाल ही में पृथ्वी से लगभग 10 बिलियन प्रकाश वर्ष 10 बिलियन लाइट ईयर की दूरी पर स्थित एक आकाशगंगा की खोज की है, जो कि अत्यधिक मात्रा में अल्ट्रावायलेट रेज उत्सर्जित करती है, जिससे अंतरिक्षीय माध्यम जो है आयनाइज किया जा सकता है। चर्चा में क्यों रहा ये? तो इसने 28 सितंबर 2020 को खगोलीय पिंडों की इमेजिंग करते हुए आकाश में 5 वर्ष का अभियान पूरा किया है। आगे बात कर लेते हैं वायु गुणवत्ता एयर क्वालिटी इंडेक्स के बारे में। तो यह जो है आपका GS के प्रश्न पत्र नंबर 3 के तहत, चूंकि यह इन्वायरमेंट संबंधित, तो GS के प्रश्न पत्र नंबर 3 के तहत कवर हो जाएगा। तो कॉन्टेक्स्ट यह है कि केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के वायु गुणवत्ता सूचकांक पर दिल्ली की वायु गुणवत्ता जो है वो खराब जोन में प्रवेश कर गई है। और यह 28 जून के पश्चात पहली बार ऐसा हुआ है। तो हमारे लिए महत्वपूर्ण नहीं है कि यह किस सिचुएशन में, हमारे लिए महत्वपूर्ण है कि यह वायु गुणवत्ता सूचकांक क्या होता है, एयर क्वालिटी इंडेक्स क्या होता है। तो आम आदमी द्वारा अपने आसपास के क्षेत्र में वायु की गुणवत्ता के बारे में जानने के लिए एक संख्या, एक रंग और एक विवरण, मतलब एक संख्या रिप्रेजेंट करेगा और उससे संबंधित एक कलर होगा और वो बताएगा कि यह किस सिचुएशन में है। इसकी रूपरेखा के साथ इसे 2014 में प्रारंभ किया गया। तो याद रखिएगा, वायु गुणवत्ता सूचकांक कब से प्रारंभ किया गया? 2014 से। और वायु गुणवत्ता का जो मापन है, ये 8 प्रदूषकों, 8 पोल्यूटेंट पर आधारित होता है। अब ये 8 पोल्यूटेंट नाम याद रखिएगा, कई बार पूछ लेता है कि निम्न में से कौन से पोल्यूटेंट जो है वायु की गुणवत्ता मापने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं वायु गुणवत्ता सूचकांक में। तो इसमें से है आपका पार्टिकुलेट मैटर 10, PM 2.5, नाइट्रोजन ऑक्साइड NO2, सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, ओजोन, NH3 अर्थात अमोनिया, PB अर्थात लेड या इसको हिंदी में कहते हैं सीसा। ये 8 इसके पोल्यूटेंट होते हैं जिसके आधार पर यह वायु गुणवत्ता सूचकांक मेजर किया जाता है। तथा जो AQI एयर क्वालिटी इंडेक्स है, इसमें वायु गुणवत्ता को 6 श्रेणियों में, मतलब उनकी सिचुएशन किस प्रकार से कितनी खराब है उसके आधार पर 6 श्रेणियों में इसको डिवाइड किया जाता है। आप यहाँ पर ये जो सूची है इसमें भी आप देख सकते हैं कि जैसे कि यदि एयर क्वालिटी इंडेक्स 0 से 50 है, मतलब कि सिचुएशन कैसी है? गुड है, तो ये ग्रीन कलर रहेगा। तो ये जो 6 कलर हैं, यही हम लोगों ने ऊपर बात की थी कि इसमें क्या होता है, इसमें एक संख्या, एक रंग, एक विवरण दिया जाता है। 51 से 100 अर्थात सेटिस्फैक्ट्री है, सेटिस्फैक्ट्री मतलब संतोषजनक है। 101 से 2, 101 से 200 तक मॉडरेट है अर्थात मध्यम प्रदूषित है। 201 से 300 पुअर है अर्थात खराब सिचुएशन है। 301 से 400 वेरी पुअर बहुत खराब है। और यदि 401 से 500 है तो सीवियर अर्थात आपका गंभीर सिचुएशन है। तो ये है, तो ये 6 श्रेणियों में इसको विभाजित किया जाता है। और यह जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है, इसे बनाया किसने है? तो इसे IIT कानपुर और
एक विशेषज्ञ समूह जिसमें चिकित्सा और वायु गुणवत्ता वाले पेशेवर शामिल हैं की सहायता से केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड CPCB के द्वारा विकसित किया गया है। तो याद रखिएगा इसमें किस IIT का योगदान है, तो IIT कानपुर का। आगे चलते हैं, अगला है भारत एवं जापान के मध्य में कृत्रिम बुद्धिमत्ता आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एवं 5G से संबंधित समझौता अभी हाल ही में संपन्न हुआ है। तो भारत और जापान ने साइबर सुरक्षा से संबंधित एक समझौते को अंतिम रूप देने का स्वागत किया। तो याद रखिएगा यदि पूछा जाए कि हाल ही में भारत ने किस देश का कृत्रिम बुद्धिमत्ता या कहें कि साइबर सुरक्षा या 5G से संबंधित समझौता किया है, तो जापान के साथ। समझौते में क्षमता निर्माण, अनुसंधान एवं विकास, महत्वपूर्ण सूचना अवसंरचना के क्षेत्र में सुरक्षा एवं लचीलता फ्लेक्सिबिलिटी, 5G और इंटरनेट ऑफ थिंग्स IoT, कृत्रिम बुद्धिमत्ता जैसे क्षेत्रों में सहयोग को बढ़ावा दिया गया है। आगे बात कर लेते हैं गोरखालैंड प्रादेशिक प्रशासन के बारे में। तो यह जो है भारत में पश्चिम बंगाल राज्य के दार्जिलिंग और कालिम्पोंग क्षेत्र के लिए एक स्वायत्तशासित जिला परिषद है। और याद रखिएगा पूछा है गोरखालैंड प्रादेशिक प्रशासन कहाँ है, तो ये पश्चिम बंगाल में कार्य करता है। इसे 2011 में पश्चिम बंगाल सरकार, केंद्र सरकार और गोरखा जनमुक्ति मोर्चा GJM के मध्य त्रिपक्षीय समझौते। तो याद रखिएगा इस समझौते में कौन कौन शामिल रहा है, तो पश्चिम बंगाल सरकार, केंद्र सरकार और गोरखा जनमुक्ति मोर्चा, इनके मध्य त्रिपक्षीय समझौते के परिणाम स्वरूप इसको गठित किया गया। गोरखालैंड प्रादेशिक प्रशासन का जो गठन है, इसके पहले एक और संस्था थी जिसका नाम था दार्जिलिंग गोरखा हिल काउंसिल, उसको प्रतिस्थापित करते हुए इसको लाया गया है गोरखालैंड प्रादेशिक प्रशासन को 2011 में। और यह जो दार्जिलिंग गोरखा हिल्स काउंसिल थी, इसकी स्थापना 1988 में की गई थी और इसने 23 वर्षों तक दार्जिलिंग के पहाड़ी क्षेत्रों का प्रशासन किया था। तथा यह जो गोरखालैंड प्रादेशिक प्रशासन है, इसके अधिकार क्षेत्र में वर्तमान में 3 पहाड़ी उप विभाग हैं। कौन कौन से, तो पहले में आपका शामिल है दार्जिलिंग, कर्सियांग और मिरिक, दूसरे में सिलीगुड़ी उपखंड के दार्जिलिंग जिले के कुछ क्षेत्र, और तीसरा जो है आपका वो संपूर्ण कालिम्पोंग जिला इसमें शामिल है। तो इस प्रकार से यहाँ पर हम लोगों ने ये कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर को देखा। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।